दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जी, अब आरबीआई को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ गई है। चुनाव आयोग, जुडिशरी, इन तमाम स्तंभ की तरह एक ऐसा स्तंभ है इस वक्त में जिस पर चर्चा काफी लंबे समय से होती रही है और सवालों के घेरे में रही है, खास तौर से जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से। अब यहाँ पर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। संजय मल्होत्रा, जो कि एक काफी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है, अनुभवी प्रशासक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई, लेकिन इस नियुक्ति ने सवालों और विवादों को भी जन्म दे दिया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आरबीआई जैसी स्वायत्त संस्थाओं की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ये संस्था न केवल मौद्रिक नीतियों को लागू करती है, बल्कि देश की वित्तीय स्थिरता को भी कंफर्म करती है। यानी कि हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इसकी श्योरिटी आरबीआई से होती है। कई बार देश में आर्थिक संकट जब आते भी हैं, तो आरबीआई का खजाना देश को बचा लेता है। लेकिन आरबीआई के खजाने पर जब किसी की नजर पड़ जाती है, खासतौर से जब वो सत्ता में आला कमान हो, सत्ता का मुखिया हो, तो फिर आरबीआई की उस खजाने को खत्म होने में और निपटने में, तबाह होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसी तरह के विरोधाभास कुछ सामने निकल आए थे। पहले जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, उर्जित पटेल की बात कीजिए, रघुराम राजन की बात कीजिए, जिनकी सरकार से इसी बात को लेकर के हेड टू हेड हो गई थी। बिल्कुल वो तस्वीरें सामने आई, लेकिन उसके बाद से सब कुछ ठंडा चलने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठंडा हो गया, इसका मतलब ये कि कोई अब उनसे सवाल नहीं कर रहा, सरकार से सवाल नहीं कर रहा, उनके तमाम मामलों को मान रहा है और आगे चल रहा है। अब ये जो नए गवर्नर आए हैं, ये क्या है, कैसे हैं, इसको समझना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपके देश का सबसे बड़ा खजाना उनके हाथ में है। ये समझिए जरा। पिछले कुछ सालों में आरबीआई गवर्नर की असमय विदाई जो हुई है, अचानक से एग्जिट ले लेते हैं गवर्नर, उस पर कई सवाल उठे हैं कि आरबीआई भी अभी सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा है। 2016 में रघुराम राजन, जो अपने बेबाक विचारों और आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, उन्होंने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। राजन का कार्यकाल उस समय समाप्त हुआ जब उन्होंने नोटबंदी के खिलाफ चेतावनी दी थी। राजन का मानना था कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा और इसका दीर्घकालिक प्रभाव काफी ज्यादा गलत होगा। उर्जित पटेल, जिनको नरेंद्र मोदी सरकार ने ही गवर्नर नियुक्त किया था, उन्होंने भी 2018 में इस्तीफा दे दिया। पटेल के इस्तीफे की मुख्य वजह थी कि सरकार और आरबीआई के बीच तनाव चल रहा था। पटेल ने आरबीआई के रिजर्व फंड को केंद्र सरकार को देने से मना कर दिया था। आप समझ रहे हैं, आरबीआई के रिजर्व फंड को, जो कि देश के लिए है, वो उन्होंने सरकार को देने से मना कर दिया था। ये बात सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है। वो नोटबंदी के बाद बैंकों पर पड़े दबाव और एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इस संकट को लेकर सरकार से असहमत थे। उनकी राय थी कि आरबीआई को सरकार के निर्देशों के बजाय स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने चाहिए। उस वक्त सरकार के दबाव में आकर आरबीआई कोई काम करे, इस बात को लेकर उर्जित पटेल काफी नाराज थे और वो अपनी पूरी फ्रीडम उसमें चाहते थे। फिर उसके बाद एंट्री होती है शक्तिकांत दास की। जी हाँ, शक्तिकांत दास, जिनको लेकर कोई भी विवाद नहीं हुआ। उनकी सरकार के साथ ऐसे बनी जैसे कि जन्मों का रिश्ता रहा हो। उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। दास, जो कि एक पूर्व नौकरशाह थे, मोदी सरकार के करीबी माने जाते थे, उनको विपक्ष ने सरकार की कठपुतली कहा। शक्तिकांत दास के कार्यकाल में सरकार और आरबीआई के बीच संबंध काफी ज्यादा मधुर रहे, लेकिन कई अर्थशास्त्रियों ने इसे आरबीआई की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया। तो यानी कि उर्जित पटेल, रघुराम राजन, ये दोनों के साथ में मोदी सरकार की नहीं बनी, लेकिन शक्तिकांत दास के साथ बहुत अच्छी बनी। अब सवाल ये उठता है कि संजय मल्होत्रा नई उम्मीद है या पुरानी कहानी है। संजय मल्होत्रा का नाम अर्थशास्त्र और वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में खूब जाना माना है। उन्होंने वित्त मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और अपनी प्रबंधकीय क्षमताओं के लिए सराहे भी गए। हालांकि उनकी नियुक्ति ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार का प्रभाव है क्या इन पर? क्या मल्होत्रा सरकार के निर्देशों को मानने वाले गवर्नर होंगे या आरबीआई की स्वतंत्रता को बनाए रखने में
सक्षम होंगे। रिजर्व फंड की भी चिंता यहां हो रही है। केंद्र सरकार ने पहले ही आरबीआई के रिजर्व फंड का एक बड़ा हिस्सा अपने अलग अलग कार्यक्रमों में लगा दिया है। क्या मल्होत्रा इस मुद्दे पर सरकार के सामने टकराव की स्थिति पैदा कर पाएंगे? क्या मल्होत्रा रिजर्व फंड के फंड को बचा पाएंगे? आर्थिक नीतियों की भी चिंता है यहाँ। उनके सामने मुद्रास्फीति, बेरोजगार और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता जैसे मुद्दे भी हैं। अन्य संस्थानों पर उठ रहे हैं सवाल। सिर्फ आरबीआई नहीं बल्कि स्वतंत्र संस्थानों की निष्पक्षता पर भी हाल ही के वर्षों में कई सवाल उठे हैं। चुनाव आयोग को आप देख लीजिए किस तरह से उसे केचुआ आयोग का नाम दे दिया गया। चुनाव आयोग जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, उस पर भी हाल के सालों में पक्षपात के आरोप लगे। 2019 के आम चुनाव में विपक्ष ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया था। यहाँ विवादास्पद निर्णय यह भी था, जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में क्लीन चिट दे देना। उन्होंने आयोग की विश्वसनीयता पर काफी नुकसान पहुंचाया। चुनाव आयोग ने ऐसी कई वजह दी हैं जो कि चिंता बना रही हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट तक कई बार मामला चला गया, ये भी चिंता की बात थी। अब सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, यानी न्यायपालिका के दरवाजे पर जाता है, जहां से न्याय मिलना आदमी ऐसा उम्मीद लगाता है कि मिलेगा, लेकिन अब वो भी सवालों के घेरे में आने लगा है। भारत की न्यायपालिका, जिसे लोकतंत्र का संरक्षक माना जाता है, वो भी सवालों के घेरे में है। हाल ही में कुछ जजों की नियुक्ति और उनके फैसलों पर विपक्ष और सिविल सोसाइटी ने चिंता जता दी है। जजों के ट्रांसफर, कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में फैसलों ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक और मुद्दा है, जरा ये भी सुन लीजिए। यहाँ पर आपने आरबीआई का सुना, चुनाव आयोग का सुना, जुडिशरी का सुना। अब एक और मुद्दा सुन लीजिए जिस पर अभी हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है विपक्ष। विपक्ष ने ये आरोप लगाया है भारत के उपराष्ट्रपति पर कि वो बायस्ड है, पक्षपाती है। ये आरोप उन पर लग रहा है। आपको याद होगा पिछले पार्लियामेंट सेशन के भी आखिरी दिन में इसी तरह की बात हुई थी कि उनके पक्षपात को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हुई थी, और अब फाइनली ये चीज हो रही है। पिछले कई दिनों से संसद चल तो रही है लेकिन चल नहीं रही है। हमारे आपके मुद्दे नहीं चल रहे हैं। वहां पर संसद के अंदर से ज्यादा संसद के बाहर बहुत कुछ चल रहा है जो जनता देख रही है। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष ने पक्षपात के आरोप लगा दी है। संसद सत्रों के दौरान उनकी भूमिका को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। धनखड़ पर सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। संजय मल्होत्रा के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरबीआई की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को बहाल करने की है। क्या वो सरकार के दबाव के बावजूद आरबीआई की स्वायत्तता को बनाए रख पाएंगे? क्या वो भारत की अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने के लिए ठोस कदम उठा पाएंगे? संजय मल्होत्रा की नियुक्ति भारत की आर्थिक नीतियों में एक नया अध्याय भी खोल सकती है, लेकिन तय ये करना है कि यह अध्याय सकारात्मक होगा या फिर वही पुरानी कहानी यानी नकारात्मक। समय के साथ ही संभव होगा, ये तस्वीर साफ होगी। जनता और विशेषज्ञों की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि एक स्वतंत्र गवर्नर के रूप में वो उभरते हैं या फिर सरकार के सिर्फ एक नौकरशाह मात्र रह जाते हैं, क्योंकि ऐसे पदों पर आकर व्यक्ति इतिहास भी बना सकता है और इतिहास में पन्नों पर कालक भी पोत सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।